नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका और आईएनएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना आप शुरू कर चुके हैं। जी हां, आईएनएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां हम एक एक वो तमाम मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं जो आपसे जुड़े हुए हो, जो जन सरोकार से जुड़े हुए हो और जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसी क्रम में बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। पहचान की मोहताज नहीं है, कई बार नक्सल एक्सपर्ट की भूमिका में जिन्हें आपने टीवी में यहां तक कि ग्राउंड जीरो में भी देखा है, लेकिन अब राज्य सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बाल संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका उनके हाथों सौंपी है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात किया जाए आयोग से संबंधित, बाल आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ जो है टीचर के भरोसे बच्चों को छोड़ आती है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष टीचर को ज्यादातर नर्सरियों में नहीं रखा जाता क्योंकि एक महिला टीचर एक माँ की भूमिका में होती है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक बच्चे के स्कूल में जाने से लेके, मैं तो कहती हूँ एक बच्चे के गर्भ में आने से लेकर के आयोग को उसके अधिकार की चिंता हो जाती है, तभी आयोग अपने कार्यों में सही क्रियाशील है। और दूसरी बात आपने कही कि माँ के साथ ही मातृत्व जुड़ता है, त्व यानी कि भावना। तो माँ के साथ जो भाव जुड़ते हैं, तो एक हमारे भारत में परंपरा है। अन्य क्षेत्रों में स्त्री का स्वरूप एक पत्नी या बेटर हाफ के रूप में देखते हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री यानी माँ होती है, और माँ यानी मन को सबसे अच्छे से समझने वाली ईश्वर की कृति होती है वो। तो क्या मान लिया जाए वर्णिका जी की राज्य सरकार ने एक माँ की भूमिका के रूप में आपको चुना है? बिल्कुल, मैं अपने सभी वरिष्ठ जनों का, राज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और किस दौरान चुना है मोनिका जी? नवरात्रि के दौरान ही चुना है जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ जो मुझे अपनी सभी माँ का, सभी जननियों का, इस मातृभूमि का आशीर्वाद मिला है, वो छत्तीसगढ़ के बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में अपने बच्चों को सहेजने का पूरा प्रयास करूंगी। और इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तमाम सवाल है हमारे पास और जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है, और कहीं ना कहीं आप भी इसका जवाब सुनना चाहेंगे और लंबे समय से शायद इसका जवाब सुनने के लिए आतुर भी होंगे, क्योंकि मुद्दा जो जुड़ा है छत्तीसगढ़ के अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग यानी कि इस आयोग से संबंधित अलग अलग मुद्दों से जुड़ा है। सबसे पहले एक गंभीर मुद्दे से बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि मामला है दुर्ग जिले का। जी हाँ, दुर्ग जिला, जहां पर रूह कपा देने वाली एक घटना होती है, जहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ उसके खुद के चाचा ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद जो आरोप है वह किसी और पर मढ़ दिया। परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं इस यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि बचपन से चाचा ने गोद में खिलाया था। वर्णिका जी, बेहद ही गंभीर मुद्दा। अधिकतर देखा जाता है कि परिवार का जो सदस्य है वही असल आरोपी होता है, लेकिन परिवार के सदस्य कई बार बदनामी के डर से छुपा जाते हैं, कई बार उनके लिए यकीन करना मुश्किल होता है। दुर्ग की घटना रूह कपा देने वाली, दिल दहला देने वाली। क्या बाल आयोग इस पे किस तरीके से संज्ञान बाल आयोग ने लिया है? बिल्कुल, ये बहुत ही विभत्स घटना थी। बहुत ही संवेदनशील पक्ष इस रूप में सामने आया कि घर का ही व्यक्ति इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त पाया गया। और लगातार इस चीज़ पे, जिस दिन से जब मैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में पदभार भी मैंने ग्रहण नहीं किया था, उसके ठीक इस घटना के एक दिन उपरांत ही मैं घटनास्थल पे गई थी और कुछ 2-3 घंटे उनके परिवारजनों के साथ बिता के आई थी, एक समाज सेवी के रूप में। उसके उपरांत पदभार ग्रहण करते ही पहला प्रण लिया था कि बच्ची के प्रति यदि कोई संवेदनाओं को साकार हो सकता है और बच्ची के न्याय की दिशा में यदि कोई पहल की जा सकती है, तो हम कटिबद्ध होकर इस दिशा में अपना काम करेंगे। और यकीन मानिए, हम निरंतर उन बातों का संज्ञान ले रहे हैं। हमने तुरंत ही 3 सदस्यीय टीम उसी समय ही गठित कर दी थी, जिनका प्रतिवेदन भी आज हमारे पास आ गया है। निरंतर हम उन चीज़ों के संज्ञान में हैं। प्रतीक्षा कीजिए, समय आने पर आपको उपयुक्त उत्तर की प्राप्ति होगी। बेहद ही उम्मीद है आपसे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार ने आपको सौंपी है। दूसरा प्रश्न जो है, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, दूसरा प्रश्न हम वर्णिका जी से पूछना चाहेंगे। मजदूरी ज्यादातर देख रहे हैं राजधानी रायपुर के
ठेले टपरी में, कपड़े दुकान में, मोबाइल दुकान में, या कह लीजिए अन्य जगहों पर छोटे छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम की उम्र के हैं मजदूरी करते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही आपने आयोग की जिम्मेदारी संभाली, लगभग 15 बच्चे रवि भवन से पकड़ाते हैं। मौधापारा थाना क्षेत्र का मामला है। आयोग ने संज्ञान भी लिया। किस तरीके से आगे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि बाल मजदूरी पर रोक लगाया जा सके? बिल्कुल, आयोग में आने के उपरांत ही इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और सभी जो बाल संरक्षण समिति हैं अपने अपने क्षेत्रों की, उनको आते ही अनुशंसा जारी की गई है कि अब एक निश्चित रूप से केवल एक खानापूर्ति के लिए या एक उपयुक्त दिवस पे ही ये कार्यक्रम नहीं करना है। हमको बच्चों का बचपन संरक्षित रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी उस गर्मी छुट्टी का अधिकार उस बच्चे के जैसे ले पाएँ जैसा अन्य बच्चे कर पाते हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट रूप से कही गई है कि बच्चों के लिए लगातार, अभी तो हमने पूरे प्रदेश की भी एक वीसी ली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 7-7 दिन की छापेमार की कार्यवाही की जाएगी यदि इस प्रकार के बच्चे, 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी संस्थान में या जिससे उनको हानि होती है या इस प्रकार से उनको उनका बचपन किसी प्रकार से असुरक्षित देखा जा रहा है, तो तुरंत उन पे तत्कालिक रूप से कार्यवाही की जाएगी। और ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अभी आप आगे भी देखेंगे। सभी अपने जिलों में प्रतीक्षा कीजिए कि कार्यवाही निरंतर होगी और हर 3 महीने में 7-7 दिन के लिए औचक कार्यवाही की जाएगी। जिस तरीके से ये तो रहा मजदूरी के बाद, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, घर से निकलते हैं सिग्नलों में, आपको भी बता दें, सिग्नल में आपकी गाड़ी रुकी, कांच नीचे करने को कहा जाता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि किसी खास चीज से, मकसद से कोई आपको बात बताई जाए, कोई मदद मांगी जाए। ये कांच की खिड़कियां इसलिए नीचे करवाते हैं क्योंकि वहां पे होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। वो अपने लिए नहीं करते, उनके पीछे या तो किसी बड़े सरगना का हाथ होता है या तो दूसरे राज्यों से आए उनके खुद के माँ बाप छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। राजधानी रायपुर जो है कहीं ना कहीं भारत में एक स्थान रखता है जहां पे भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े मुद्दे की, और इस मुद्दे में भी प्रकाश डालना बेहद जरूरी है। वर्णिका जी, देखा जाता है सड़क चौक चौराहों में छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं खाना नहीं चाहिए, पैसे दे दो। ये जो बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति वाली चीज़ जो बहुत ही एक विषैला दंश है, सही बताऊं तो ये जो जैसे ही हम आए और इनके आंकड़े हमारी आंखों के सामने आए, चौंकाने वाले थे। इन बातों पे तुरंत ही एक अनुशंसा जारी की गई है और सभी क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की नियमित तिथि भी निश्चित कर दी गई है। और हम बकायदा एक टीम बना के इसका रेस्क्यू ऑपरेशन केवल 1-2 जगहों पे नहीं, सभी जगहों पे एक साथ छत्रप के रूप में चलाने वाले हैं। तो ये आप निश्चित रूप से देखिएगा कि अब आपके क्षेत्रों में चाहे वो बाल श्रम से जुड़ी कार्यवाही हो, चाहे वो भिक्षावृत्ति के संदर्भ में कार्यवाही हो, नियमित रूप से कार्यवाहियाँ की जाएंगी। परंतु एक और भी निवेदन है कि इसमें आम जन भी हमारा सहयोग करें और समर्थन देने निश्चित रूप से आगे आएँ। जी बिल्कुल। जिस तरीके से, और मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, एनसीआरबी के रिपोर्ट्स कहते हैं, जी हाँ, आप भी एक चीज सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में बच्चे गायब हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कहते, ये कहते हैं एनसीआरबी के रिपोर्ट्स। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से, चाहे वह मानव तस्करी की बात कर ली जाए, चाहे मजदूरी के नाम पर छत्तीसगढ़ के बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन वो कभी अपने घर लौट नहीं पाते हैं। बाल संरक्षण आयोग की कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले सरकार को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि पदभार आपने अभी ग्रहण किया, हजारों की तादाद में बच्चे गायब हैं। वर्णिका जी, बेहद ही गंभीर समस्या छत्तीसगढ़ के सामने, गंभीर समस्या है। जिस दिन से पदभार लिया है, एक के बाद एक, यानी जिसको कहते हैं ना, बैक टू बैक चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आके केवल बैठी नहीं हूँ, इसके पूर्व ईश्वर ने मुझसे बहुत सारे कार्य करवाए थे, होमवर्क करवाया था और प्रदेश के कोने कोने में मैं घूम के आई थी। घूम के ही नहीं आई थी, प्राथमिक आंकड़े लेके आई थी। तो पूरी संवेदनाएं हैं, ऐसी संवेदनाएं हैं जो पूरा प्रयास करूंगी कि उनकी वेदनाओं को समझ सकूं। और समय दीजिए, मैं एक के बाद एक इन सभी विषयों पे कार्य करूंगी और बाकायदा शोध परक कार्य करूंगी। केवल सतही कार्य करना मेरा कार्य नहीं होगा। मैं इस
जो गंभीर विषय आपने लिया है, जिसमें हमारे भोला मन जो है, बालपन भोला मन जो कहीं और स्थानांतरित हो रहा है, अपनी ज़मीन से हटा दिया जा रहा है, उनके लिए निश्चित ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ बाल संप्रेषण गृह, जी हाँ, जब छोटे बच्चों से गलतियां हो जाती है, कहीं अपराध हो जाते हैं, उनके लिए बाल संप्रेषण गृह यहाँ पर रखा गया है। लेकिन बाल संप्रेषण गृह की जो हालत है वह कुछ और ही बयां करती है। आए दिन हमारे सामने जो रिपोर्ट सामने आते हैं कि जिस तरीके से बाल संप्रेषण गृह से 4 बच्चे भाग गए, 5 बच्चे भाग गए, कहीं किसी का कोई जोर नहीं रहा, कहीं किसी का कोई रोक नहीं रहा। किस तरीके से जो सरकार पर, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चीजें हो कैसी गई। बाल संप्रेषण गृह की भी स्थिति कुछ खास सही नहीं है। बात करेंगे बाल संप्रेषण गृह, एक सुधार केंद्र जहां पर रखा जाता है बच्चों को कि चलिए आने वाला जो भविष्य है उनका वो सुधर जाए, लेकिन सुधरने के बजाय वो भविष्य और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आता है। दरअसल इसमें 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक CNCP चाइल्ड होते हैं और फिर कुछ ऐसे जो CCL भी होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विधिक विरुद्ध भी बच्चे होते हैं। तो उनका कई बार कुछ व्यवस्थाएं या अनियमितता जो हम देखते हैं, या पहले भी अभी आपने प्रश्न किया कि पहले से क्या हो रहा था, तो बहुत सारे चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें हम जल्दी से जल्दी उनमें सुधार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक बहुत सुंदर विचार करने का, या लोगों के ही जरिए जो विचार आए हैं उसको लेने का कोशिश किया है कि इनकी नियमित काउंसलिंग होगी, इनसे डिजिटल वे पे जाके हम अटैच होंगे, इनसे प्रत्यक्ष रूप से अटैच होंगे, इनको नई नई बातों की ओर लेके जाएंगे। क्या होता है कि इनमें कई आयु वर्ग के बच्चे एक साथ होते हैं, तो इसमें ये बहुत एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, और वो उनमें इतना नहीं होता कि हम केवल कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करें, वो सभी चीज़ों को एक साथ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह होती है कि कल ही जैसे एक केस आया था, बच्चे से लगातार मैं प्रश्न पूछ रही थी और पहले से अंतिम प्रश्न आते तक उत्तर में कई वेरिएशन आते जा रहे थे। तो इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत धीमा और धैर्य से उस बाल मन को संभालना होता है। और निश्चित ही हम आने वाले दिनों में इनके लिए ऐसे काउंसलर्स की व्यवस्था करेंगे कि आगे ये बचपन जो है ये सुरक्षित और संरक्षित रहे। चलिए, बचपन संरक्षित और सुरक्षित रहे, इसका बीड़ा आपने उठाया है। नक्सलवाद, या कह लीजिए नक्सल एक्सपर्ट की भूमिका में आप रही हैं, नक्सलवाद को करीबी से आपने जाना है, समझा है। बच्चे वहां से निकल के आज उन्होंने ओलंपिक भी जीता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढते हुए नजर आते हैं। सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन नक्सलवाद और नक्सल क्षेत्र में बच्चों की क्या स्थिति है वर्णिका जी? देखिए, एक समय था जब मैं वहाँ 2009 में 2008 से मैं उन क्षेत्रों में लगातार जा रही हूँ। 2009 से कम्प्लीटली एक्शन मोड में आके काम किया। तो जैसा बताया कि प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित किया है प्रदेश के कोने कोने में परिभ्रमण करते हुए, शोधपरक आंकड़ा। एक चीज़ देखने में आती थी कि पहले बच्चे बोल पाने में बहुत पीछे खिसकते थे, आज वहाँ के बच्चे खुल के बोलने लगे हैं। लेकिन अभी हमको कारण अनुरूप निदान देने की ज़रूरत है। हर जगह केवल डोलो या पैरासीटामोल दे दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र के बच्चे की अलग प्रतिभा है, उसको आकार देने के लिए मैं तो कहती हूँ भले ही समय लगे, परंतु हम स्थायी कार्य करें वहाँ के लिए। और वहाँ के बच्चों में जितना प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है, यकीन मानिएगा एक दिन विश्व में ये छत्तीसगढ़ परचम लहराएगा। आज वहाँ के बच्चे, आज जो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली बस्तर जो है ना, मैं आपको रियलिस्टिक व्यू बताऊं कि बस्तर में इन दिनों जो हम एक बड़ी कार्यवाही कर पा रहे हैं, उसमें ये जो टीनेजर्स, जो युवा हैं और ख़ासतौर से महिलाएं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि चाहे वो इंसर्जेंसी हो या काउंटर इंसर्जेंसी हो, दोनों का केंद्र आम जनता होती है। और आज वहाँ का युवा, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हम किसी प्रकार का दीमक बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझसे कई बार कह चुके हैं कि दीदी हमारी ग्रोथ वैसी क्यों नहीं है जैसे मैदानी क्षेत्रों में बच्चे कर पाते हैं।
तो आज उनको चाहिए कि हम आगे बढ़ें। बस ये है कि हम भी निरंतर उनका हाथ केवल एक हाथ से खाना पूर्ति के लिए नहीं थामे, दोनों हाथों से इस प्रकार से थामें और ये ट्रांसमिशन जारी रखें अपना। और अभी एक ट्रांजिट फेज से गुजर रहा है बस्तर, एक नए बस्तर की कल्पना हम जल्दी ही जो कर रहे हैं उसको साकार होते देखेंगे अपनी परिकल्पना को। तो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है और इस समय में हम सबको अपनी भूमिका एक साथ निभानी चाहिए। केवल ये नहीं मानना चाहिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी कि केवल सुरक्षा बलों का कर्तव्य है ये, केवल किसी एक आयोग का कर्तव्य है ये, केवल किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, आप यहाँ से भी बैठ के बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। यहाँ तक कि हमसे भी समय समय पे बोल सकते हैं कि कहाँ पे हमको क्या करना है। जी बिल्कुल। आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी, तमाम योजनाएं होती है, तमाम जो एक प्लानिंग्स होती है, इम्प्लीमेंट्स भी उस पर किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विभागीय अधिकारी जो है समझने को तैयार नहीं होते, एक सामंजस्यता की भी कहीं ना कहीं कमी होती है। जिस तरीके से हम पहले भी देखते आए हैं कि जो जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हैं, अधिकारी फाइलों को इधर उधर करते हैं, आखिरकार अधिकारी ये कहते हैं काम नहीं हुआ, मंत्री जी ने या अध्यक्ष जी ने सिग्नेचर नहीं किया है। वर्णिका जी कितना ताल्लुकात रखती है इस बात को, क्योंकि मास्टर प्लान तो तैयार कर लिए जाते हैं लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंट की बात आती है तो एक शब्द आता है अधिकारी नहीं मान रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही है, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है और अंततः अधिकारी ही रह जाते हैं, तबादले हो जाते हैं, चीजें वहीं रह जाती हैं। आज आप देखिए, जिस बाल श्रम को रोकने की छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जिस बाल श्रम को रोकने के लिए हमने कहा कि छापेमारी की कार्यवाही होगी और एक दो दिन नहीं होगी, हर अंतराल में 7-7 दिन के लिए होगी और अभी पूरे प्रदेश को निर्देश गए हैं। इसमें केवल हम एक आयोग ही नहीं, इसमें सारे अधिकारी भी हमारे साथ होने वाले हैं। सारा प्रशासनिक अमला, पूरे प्रदेश भर की बैठक एक साथ ली गई है और लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक अनुशंसा देके छोड़ दिया गया है, लगातार संज्ञान लिया जा रहा है और इस पे लगातार सब मिलजुल के, चाहे कोई भी विभाग हो, सब मिल के आपस में काम कर रहे हैं। अभी तक तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही जा रहा है और ऐसा ही बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो आपने सुना डॉक्टर वर्णिका शर्मा को, राज्य बाल संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष है, अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर निकल पड़ी हैं और लगातार इस ओर काम कर रही हैं, लगातार मुहिम चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में नए मास्टर प्लान्स की तैयारी के साथ ग्राउंड पर काम करने की बात वो कह रही हैं, अधिकारियों को समेटकर लोगों के फीडबैक के साथ, साथ ही साथ सरकार और जनता के बीच सामंजस्यता बनाकर बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधाओं के लिए बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं डॉक्टर वर्णिका शर्मा के हाथ सौंपी है। तो देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले समय में बाल अधिकार और बाल संरक्षण आयोग की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या रहने वाली है। बने रहिएगा आप मेरे साथ, आगे भी आपको नए मुद्दों से, नए लोगों से, नए जिम्मेदारों से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि बात है अधिकार की, बात है स्वाभिमान की, बात है छत्तीसगढ़ के उन तमाम मुद्दों से जुड़ी चीजों की जिसका सरोकार सीधे आपसे है। नमस्कार।